एक लड़का फौज में लगा हुआ था, पैरा कमांडो। और वह अब एक दिन गुरुद्वारे में अपने दोस्तों के साथ लंगर खाने के लिए जाता है। क्योंकि दोस्तों कई बार गुरुद्वारे के पास जब फौज का डेरा पड़ा रहता है तो कुछ लड़के जो फौज में लगे रहते हैं अपना सिंपल टाइम में जब फुर्सत होती है तो लंगर खाया करते हैं, खा लिया करते हैं। कई बार जैसा होता है, भाई प्रसाद ही तो है। तो इसी तरह से एक लड़का जो कि एक लंगर में खाना खाने के लिए चला जाता है और वहाँ पर जैसे खाना खा रहा होता है तो सामने देखता है कि जो पूड़ियाँ उतार रही थी, पूड़ियाँ बना रही थी जो सामने, वह औरत वह उसकी पत्नी थी। और फिर दोस्तों पत्नी को वह देखता है तो पत्नी उसको देखती है और उसके बाद पत्नी उसके पांव पकड़कर रोने लगती है, उसको गले लगाने लगती है, चूमने लगती है। अब क्या तो यह मामला था, क्यों वह पत्नी वहाँ पर, एक फौजी की पत्नी एक गुरुद्वारे के अंदर इस तरह से काम करती हुई मिलती है, और वो भी घर से कोसों दूर, बहुत दूर, जहाँ पर उस लड़के की नौकरी आई थी अभी अभी। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जीवन के अंदर। और कहानियों को अगर हम अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारते हैं तो आगे जीवन में गलती होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अंदर से घटना स्टार्ट होती है, जहां पर एक मनोज नाम का लड़का जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने चाचा चाची के पास रहा करता था, और उसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई थी वो सब चाचा चाची ही उन खेतों में फसल उगाया करते और उसके बदले में उस लड़के को पाल रहे थे। एक लड़का चाचा का था, रोहित उसका नाम था। ये दोनों भाई पढ़ने के लिए भी साथ जाया करते थे और रोहित के ऊपर मनोज को काफ़ी विश्वास था, क्योंकि रोहित उससे 2 साल बड़ा था तो बड़े के जैसी इज्जत किया करता था और उसका काफ़ी रिस्पेक्ट किया करता था। और जो रोहित होता है वह भी लॉयल था, सच्चा आदमी था। लेकिन दोस्तों जैसे ही स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल से कॉलेज में आते हैं और फिर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मनोज की दोस्ती एक लड़की से हो जाती है जो कि कॉलेज में उसके साथ पढ़ा करती थी, जिसका नाम था रचना। अब रचना के बारे में जान लेते हैं। रचना के भी माँ बाप मर चुके हैं, उसकी दादी ने उसको पाला है। तो दोनों ही जब बातचीत करते हैं तो दोनों का जीवन एक जैसा गुजरा, तो दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन सा बनने लगता है कि यार तू भी ऐसा और मैं भी ऐसी। तो इस तरह से इन दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरा रंग पकड़ लेती है। दोनों एक साथ कॉलेज आते, एक साथ पढ़ाई लिखाई करते, आपस में एक दूसरे की किताब भी बदल लिया करते थे। अब इनको प्यार हो जाता है और धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो दोनों शादी करने की प्लानिंग करने लगते हैं। और उसके बाद लड़की कहती है कि मैं अपनी दादी से पूछूंगी, तुम अपने चाचा चाची से पूछो, शादी तो करनी है। अब लड़का अपने चाचा चाची से पूछता है तो वह बिल्कुल मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी शादी हम अपने हिसाब से करवाएंगे। क्योंकि उस लड़के के नाम प्रॉपर्टी वगैरह भी थी। उन चाचा चाचियों को लगता था कि कोई ऐसी लड़की आए जो हमारे कहने से चले तो प्रॉपर्टी का भी फ़ायदा हम ही उठाएंगे आगे चलकर। वह मना कर रहे थे, लेकिन लड़का कहता नहीं चाचा चाची, वो लड़की बहुत सीधी है, उसके भी माँ बाप नहीं है, मेरे भी नहीं है, हम दोनों से ज़्यादा एक दूसरे की भावनाओं को कौन समझ पाएगा। और उधर वह लड़की अपनी नानी से बात करती है तो नानी हमें बोल लेती है कि बेटी अगर पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा लड़का है, अगर तू उसे पसंद करती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इन दोनों के घर वालों से बात हो चुकी थी और इधर वह लड़का फौज की तैयारी कर रहा था, उधर वह फौज में लग जाता है, पैरा कमांडो में लग जाता है। अब तो दोस्तों जो दादी होती है वह बिल्कुल राजी हो जाती है, बेटी अब तो वो फौज में भी लग गया, अब तो उसी के साथ शादी करना, तेरा जीवन सुधर जाएगा। मैं कब तक जिंदा बैठी रहूंगी, मेरे तो मरने के दिन है, अब तो जीवन जी लिया मैंने। और उधर जो चाची चाचा होते हैं अब बिल्कुल और मना करने लगते हैं, तू फौजी है, वो लड़की तेरे लायक नहीं है। लेकिन लड़की को प्यार था, ये दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद फिर चाचा चाची को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो भी कहते हैं चलो ठीक है, तुम नहीं मानते, तुम्हारी शादी करवा देते हैं। तो शादी में सभी लोग शामिल थे, ऐसा नहीं था कि भाई मंदिर में की हो। तो सभी लोगों की सहमति हो जाती है। शादी होने के बाद लड़की दुल्हन बन करके मनोज के घर आती है और चाचा चाची के साथ ही रहना था। अब तो मनोज को ड्यूटी पर जाना था, ड्यूटी पर जाने लगता है, इनका समय अच्छे से कटने लगता है। और अब मनोज को एक अलग से सीक्रेट मिशन मिलता है। वह छुट्टी पर जैसे आया हुआ था, उसको एक ऐसे मिशन पर जाना था जहां पर ना फोन अलाउड था, ना कोई और डिस्टरबेंस अलाउड था, और घर वालों से कांटेक्ट तभी करेगा जब वापस 1 साल बाद उस मिशन से घर लौटेगा। अब तो उस मिशन के लिए जाना पड़ता है। पत्नी रचना कहती है कि अब तुम चले जाओगे, ना फ़ोन कर सकूंगी मैं तुम्हारे पास, कैसे रहूंगी मैं। तो लड़का कहता है कि देखो मुझे देश की सेवा भी करनी है, वो भी ज़रूरी है मेरे लिए।
तो अब यहाँ पर चलो बात को समझा जाता है। लड़का चला जाता है फौज में उस सीक्रेट मिशन पर, और उसके बाद ये लड़की रचना अपने चाचा, चचिया ससुर और चचिया सास के पास रह जाती है, और उनका एक बेटा रोहित जो कि 2 साल बड़ा था मनोज से। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, 1 साल गुजर जाते हैं, ना कोई बातचीत ना कोई फ़ोन। 1 साल बाद मिशन पूरा करने के बाद जो मनोज होता है उसके अफसर उससे कहते हैं कि भाई जा, अब तू 1 साल हो गए तुझे घर से अलग हुए, अब तू जा 2 महीने की छुट्टी काटा। 2 महीने की छुट्टी लेकर के मनोज अपने घर पर आता है, बड़ा खुश था कि पत्नी से बात करूंगा और उसके साथ समय गुजारूंगा। घर के अंदर आता है, चाचा चाची के पाँव छूता है, अपने भाई रोहित से मिलता है, उसके गले लगता है, और उसके बाद अगले ही क्षण पूछता है कि रचना कहाँ है। अब तो उसके चाचा चाची मुंह लटका लेते हैं और कहते हैं कि भाग गई, रचना तो भाग गई किसी लड़के को लेकर के। अब यह बात सुनने के बाद मनोज के गले से नीचे नहीं उतर रही थी, लेकिन जब चाचा चाची बार बार कहते हैं तो मनोज को लगता है कि मेरे चाचा चाची मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, वो भाग ही गई होगी कहीं। अब उसके बाद दोस्तों मनोज हताश उदास आया तो इसलिए था कि भाई पत्नी से 2 बातें करूंगा चैन सुकून की, उसके साथ समय गुजारूंगा, लेकिन अब पत्नी तो है नहीं, अब करे भी क्या। वह तुरंत ही वापस फौज को लौट जाता है। अफसर कहते हैं भाई तू अभी कैसे आ गया, तेरी छुट्टी अभी ख़त्म नहीं हुई। वह कहता है नहीं साहब मुझे नौकरी पर ही रहना है, और उसके बाद सारी सच्चाई बताता है अपने साथ के लोगों को, और वहीं पर ड्यूटी पर चढ़ जाता है। 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद उसकी ड्यूटी चंडीगढ़ में आती है, और ऐसी जगह पर जहाँ पर कैंपिंग लगी हुई थी, फौज पड़ी रहती है कई जगहों पर, चंडीगढ़ है, आगरा है, यहाँ पर फौज पड़ी रहती है कई बार। तो चंडीगढ़ में जब इसकी ड्यूटी थी तो वहाँ पर इसके कुछ साथी लंगर खाने जाया करते थे, जो कि पड़ोस में गुरुद्वारा था। कहते थे बहुत अच्छा प्रसाद बनता है, और हम तो चले जाते हैं शाम को वर्दी वगैरह उतार करके। और अब यह लड़का जो कि जाया नहीं करता था, तो इसके साथ के एक दिन इसको भी ले जाते हैं। जो गुरुद्वारे में पहुंचता है दोस्तों के साथ, वहां पर बैठ जाता है, खाना परोसा जाता है, खाना खा रहा होता है, तभी इसकी नज़र जो भट्टी चली हुई थी वहाँ पर एक औरत पूड़ियाँ बना रही थी कढ़ाई पर बैठ करके। अब उसकी तरफ इसकी नज़र जाती है तो एकदम से ये चौंक जाता है कि अरे यह तो मेरी पत्नी रचना है। और उसके बाद रचना के पास जाता है तो रचना इसको देखती है, और देखते ही आंसू बहने लगते हैं झरझर उसकी आंखों से। अपने पति को लिपट जाती है, गले लगा लेती है। लेकिन मनोज कहता है कि तुम ये बताओ, तुम्हें जो लेकर भागा था वो कहाँ है, तुम यहाँ पूरी पूड़ियाँ बना रही हो। अब यह बात सुनते ही जो रचना होती है कहती है तुमसे किसने कहा, चाचा चाची ने कहा ना। लड़का कहता है मनोज हाँ उन्होंने ही बताया मुझे। अब जो रचना होती है उसको एक साइड में ले जाती है, कहती है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। और रोते रोते अब बताने लगती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई, तुम्हारा बड़ा भाई मेरे ऊपर गंदी नज़र रखा करता था, रोहित चाचा का लड़का जो है, और तुम्हारे चाची चाचा मुझे ताना मारा करते और परेशान रखा करते, एक तरह से मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। और एक दिन की बात है तुम्हारा बड़ा भाई रोहित मेरे कमरे में घुस आता है रात को, मैं चिल्ला जाती हूँ और जाकर के चाची चाचा को बताती हूँ तो वो उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क उठते हैं कि तू हमारे बेटे को बदनाम कर रही है, अभी तो इसकी शादी होना बाकी है, और तू ऐसे ऐसे आरोप लगा रही है इसके ऊपर, और तू ही गंदी है, तू ही गलत है। और दोस्तों उसको वहाँ से वह भगा देते हैं कि तू चली जा यहाँ से, हमारे बेटे के ऊपर आरोप लगा रही है, इसका घर बसेगा अभी तो। लेकिन दोस्तों वह वहाँ से जाने के बाद सीधा नानी के पास जाती है, नानी को भी बताती है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। नानी उसके आंसू पहुँचती है और कहती है बेटी चलो रिपोर्ट दर्ज करते हैं। लेकिन रचना कहती है नहीं नानी, मैं अपने पति से जब तक मिल ना लूँ तब तक मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगी, पहले मुझे मनोज से मिलना होगा। लेकिन मनोज का ना कोई फ़ोन था, ना कोई पता, ना ठिकाना। अब वह दोस्तों धीरे धीरे अपने नानी के साथ रह रही थी, समय गुजार रही थी। अब नानी रात दिन यही सोचा करती कि मेरी बेटी का घर बिगड़ गया, क्या होगा कैसे होगा। और एक रात नानी को अटैक आता और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसती हैं। अब उस छोटे से घर के अंदर नानी है नहीं, लड़की अब अकेली रह जाती है। इसका जी घबराता है कि अब कैसे करूं। फिर ये दिमाग लगाती है कि चंडीगढ़ जाती हूँ मैं, वहाँ पर फौजी रहते हैं तो वहाँ पर मैं पता लगाऊंगी। सीधा चंडीगढ़ पहुँच जाती है, वहाँ जाकर फौजी भाइयों से पूछती है, फ़ोटो वगैरह दिखाती है, लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं, बहुत बड़ी फ़ौज होती है, अब किसी को क्या पता। अब दोस्तों इसी तरह से 2 साल गुजर जाते हैं, और 2 साल गुजरने के बाद इसके पति मनोज का ट्रांसफ़र वहीं चंडीगढ़ में हो जाता है। और यह
बताती है मनोज को कि मैं जब तुम्हें ढूंढ रही थी यहाँ पर तो मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी, यूं ही फुटपाथ पर सो जाया करती, तभी मेरे पीछे कुछ जो गंदे लड़के होते हैं वो पड़ जाते हैं मेरी आबरू को और इज्जत को लूटने के लिए। तभी मैं इस गुरुद्वारे में आ जाती हूँ और यहाँ का जो बाबा होता है उसको सारी बात बताती हूँ। तो वो जो बाबा हैं सामने बैठे हैं, उन्होंने मेरी रक्षा की। उन्होंने कहा बेटी जब तक तुम्हारा पति नहीं मिल जाता तब तक तुम गुरुद्वारे में ही रहो और लोगों की सेवा करो और मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, चिंता मत करो। और तब से मेरा जो ये बाबा हैं रोज़ आपका नाम बता देती हूँ मैं इनको और नाम से पूछ कर आते हैं वहाँ पर कि इस नाम का कोई फौजी है या नहीं। पिछले 6 महीने से रोज़ रोज़ पूछने के लिए जाते हैं कि कोई आया कि नहीं आया इस नाम का फौजी। और दोस्तों आज यहाँ पर वह लड़का जो उसका पति था इन बातों को जब सुनता है तो उसके तन बदन में खून खौलने लगता है और उसके बाद अपनी पत्नी को अपने साथ सीधा अपने गांव ले जाता है छुट्टी लेकर और वहाँ जा कर के चाचा चाची को बहुत बुरी भली सुनाता है और अपने बड़े भाई रोहित को बहुत बुरी भली सुनाता है कि तेरे ऊपर तो मुझे इतना विश्वास था जितना लोगों को भगवान पर नहीं होता और तूने ऐसा किया मेरे पीछे। अब रोहित चुपचाप नीचे नज़र झुका जाता है और वो कहता है उनसे कि मैं तुम्हारे खिलाफ FIR सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे पाला बड़ा किया है, मेरे ऊपर उपकार किए हैं। और वह दोस्तों उनसे अपना जो खेती बाड़ी थी ज़मीन का हिस्सा करवा लेता है और उसके बाद वह अपना गांव के अंदर उनके घर से दूर खेतों के पास में अपनी जगह में एक अच्छा सा आलीशान सा घर बनवाता है क्योंकि जितने भी पैसे थे सारे इकट्ठे होते जा रहे थे और उन पैसों से घर बनवा करके उस घर के अंदर दोनों पति पत्नी गृह प्रवेश करते हैं। और अब दोस्तों वह पत्नी को अपने साथ ही ले जाया करता है क्योंकि उसको पता है अकेली औरत ना गांव में सुरक्षित ना शहर में सुरक्षित, तो दोनों ही साथ में रहा करते हैं फौज में। और जब कभी वह छुट्टी आया करते हैं तो अपने बने बनाए घर में आराम से 1-2 महीने की छुट्टी काट कर जाते हैं और खेती बाड़ी को पट्टे पर दे जाया करते हैं और खेती का अनाज आ जाता है और पैसे भी आ जाते हैं जो पट्टे के होते हैं। इस तरह से अपना जीवन ये गुजार रहे होते हैं। तो दोस्तों एक नॉर्मल सी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आ जाते हैं लोगों के। कई बार सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो मान के चलो लड़का सोचता है कि मैं तो फौजी बन गया, अब सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे ज़िंदगी में से। लेकिन दोस्तों उसके जीवन में भी दुख आए, उसको भी उसकी पत्नी को भी दर्द की ठोकर खानी पड़ी। कई बार ये समय की चाल होती है जब अपने पराये से लगने लगते हैं, अपनों के अंदर से बड़ी बड़ी बातें निकलने लगती हैं और अपने लोगों को गलत ठहरा दिया करते हैं, तो फिर दुख का मौसम स्टार्ट होता है और उस दुख के मौसम में फिर लोग कई बार तो आशा छोड़ देते हैं और जान भी चली जाती है उनकी। लेकिन कोई कोई इंसान उस दुख के मौसम में डटा रहता है क्रीज पर और आंधी तूफानों से लड़ता रहता है और फिर अंततः उसको चैन और शांति मिलती ही है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बस उसका प्रारूप बदला होता है। किसी के जीवन में ये इस तरह से दुख आता है, किसी के जीवन में दुख बदल कर आता है। भाई किसी को पैसे ज़्यादा नहीं है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे की पत्नी पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई घर में मिलकर नहीं चल रहा है, कोई किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई किसी से दुखी है। मतलब दुख सब एक ही हैं, बस उनके चेहरे अलग हैं। आते दुख सबकी ज़िंदगी में हैं, बस उसका रूप बदला होता है। तो दोस्तों इन दुखों से अच्छी तरह से लड़ोगे और सामना करोगे तो जीत जाओगे, दुखों से बचकर भागोगे या कोई ऐसा कदम उठा लोगे कि जहाँ पर जान चली जाए या कुछ और मैटर हो जाए तो फिर बेकार है, वो इंसान फेल है। तो दुखों में फेल नहीं होना है, डटे रहना है कि हे भगवान या फिर हे मेरे कर्मों जितना मुझे दंड देना दे लो, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। कभी ना कभी तो वो जो दंड हैं वो ख़त्म होंगे और ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी। इस चीज़ को सबसे आगे रखना चाहिए दोस्तों, वरना तो लोग जब कमज़ोर हो जाते हैं तो वो डूब जाया करते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, सुरेश नायक कमेंट करते हैं, विनोद कुमार कमेंट करते हैं, मदन सिंह हैं, राम कुमार हैं कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ सराफत अली भाई कमेंट करते हैं, भीम कसारे कमेंट करते हैं, भूषण कुमार हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, सुरेश नायक हैं और उसके बाद अरुण चौहान कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं और मुकेश तोमर कमेंट करते हैं, संजीव कुमार है, मोनू जैन हैं और परेश आचार्य और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं और सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडा बांध राजस्थान से
कमेंट करते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, कमेंट करते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है और अगला वीडियो को जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।